पीरों के नाम। छोटा सा था मैं और मैंने बिजली को देखा और मैंने कहा ये बड़ी क्यूट सी हैं और बड़ी फनी सी हैं। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और एक ड्रामा था, उसका नाम था संगचूर। उसमें मैंने देखा सर पे तौलिया था और कुछ साइकोलॉजिकल मसाइल और पता नहीं क्या क्या, और एक इटर्नल जुकाम होता है और कुछ एस्थमा होता है जी। फिर हमने 50-50 देखा, फिर हमने देखा कभी आप मुसरत नज़ीर बनती हैं, कभी सलमा आगा बनती हैं, फिर रैप गाया, फिर मैंने देख ली नीली धूप, और फिर मैंने देखा कि आप लिखती भी हैं, फिर बिल्किस कौर भी देखा, फिर हम होते होते क्लासिकल म्यूजिक तक। आप सबसे पहले ये बताएं आप चीज क्या है? की शय हो तुसी? चीज बस जब किसी को एक काम नहीं आता वो दूसरे में हाथ मारता है, फिर तीसरे में मारता है, तो कुछ ना कुछ बन जाता है। That is not the case. ड्राइव क्या है? What is the drive that बुशरा अंसारी has, जो इतनी constantly आपको on the go रखती है? Actually, there's a disadvantage of being a person. अब मैं वो कहूँगी हमारे ज़माने में, मतलब कि जिस वक्त हमने काम शुरू किया 60s में, I was 9 years old when I entered in PTV. आप तो याद है आपको, खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम बैठे हुए। तो उस वक्त इतना, मतलब मैं 9 साल की थी इसलिए मैं खतरे से बाहर थी। उन्होंने कहा चलो इसका क्या, इसको कौन देख रहा है, चली जाए। मगर उस ज़माने में मोस्टली लोग अपनी बेटियों को नहीं अलाउ करते थे, और हमें लगता था कि हम गाते हैं तो हम तो सिंगर ही हैं, मतलब हम तो गा ही लेंगे, हमें तो गाना आता है, तो गाने ही गए थे फिर और गाते थे। लेकिन उस वक्त शायद हमें, हमारा जो भी मैयार था वो ठीक था, क्योंकि कोई भी और नहीं था, तो अंधों में गाने राजे थे, लेकिन बहरहाल बहुत प्रोमिनेंट बच्चों में थी। तो एनीवे मुख्तसर ये कि जब गाना जो है, बेसिकली ख्याल ये था कि मैं सिंगर ही बनूंगी, शायद कभी कहती थी एरोस्टेस बनूंगी, कभी अपने आप को वो हेडफोन लगाए हुए मैडम नूर जहाँ की तरह तस्वुर करती थी कि मैं स्टूडियो में गाऊंगी, जो कि अब्बा तो स्टूडियो की तरफ जाने भी नहीं देते थे, मगर दिल में ख्याल तो कभी भी आ सकता है। उसके बाद बीच में फिर ऐसा हुआ, एक सिलसिला टूटा, जब थोड़ी सी उम्र आगे निकली, कोई बहुत 14-15 साल की, तो फिर सबने कहा नहीं, रिश्तेदारों ने भी कहा, कि दादी ने भी कहा घर बिठा दो, एक ही गल हुई है, टीवी पे नहीं जाना, जैसे सभी के साथ होता था। तो फिर मेरे फादर को चूंकि म्यूजिक का बहुत शौक था, अहमद बशीर साहब को आप शायद जानते हैं, बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट भी थे और बड़े दानिश्वर थे, और म्यूजिक का उनका बहुत नॉलेज भी था और शौक भी था। तो घर में सिर्फ पक्का गाना सुनते थे। मैडम की गज़ल सुनना ज़रा मुश्किल होती थी, जब अब्बा चले जाते थे तो हम सुनते थे। तो मतलब वो उनके ख्याल में वो एक लाइट म्यूजिक होता था। तो जब ये हुआ तो उन्होंने कहा ये बहुत परेशान है, तो उन्होंने कहा चुपके चुपके रेडियो पे गा लिया करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम चुपके से चली जाना। तो मैं जाती थी बस में स्कूल, और वो शिमला पहाड़ी पे जो पहले PTV लाहौर सेंटर होता था, जो एक कोठी में था, उसके साथ रेडियो स्टेशन तो था ही, वहाँ 7 पैसे का टिकट लगता था, और मैं उतर जाती थी। मीज़ो आपा को भी याद है कि वो उस वक्त वहाँ थी। तो मैं रेडियो पे घुस के तो क्लासिकल गाने लग जाती थी ना, विदाउट नोइंग कि ये है क्या भला। लेकिन अगर तो मैं आपको रोकूं, आपसे पूछूं कि दिल चाहने की जहाँ पे बात आती है, वहाँ पे बुशरा आपने एक्ट्रेसेस के पास बहुत एक आसान, उस जमाने में एक प्लेटफॉर्म ये होता था कि जो 8 से 9 का ड्रामा होता था, उसमें संजीदा अदाकारी के बहुत मद्दाह थे, देखने वाले थे। एक खातून का अपना फोटे कॉमेडी को बनाना, और कॉमेडी भी वाली जिसमें नकाली भी है, मिमिक्री भी है, खुद भी कभी गाना भी है, कभी लिखना भी है। Wasn't that tough? Like एक unusual choice नहीं थी? Actually, एक मज़ाहिया औरत। There was nothing, जैसे आप कह सके लाइक चॉइस मेरी तो मुझे समझ नहीं है। चॉइस तो मैंने बताया ना, एक गाना थी। जब बाहर निकली तो देखा तो गाना तो बहुत बड़ी चीज था, और मैं तो डर गई, खुद ही गाने से डर गई। म्यूजिक को देखा, दुनिया तो बहुत अच्छा गा रही है, और प्रॉपर गाना क्या होता है वो तो हमने सीखा नहीं। एनीवे, लेकिन जब मैं ये सब कर रही थी, और मैं शोएब मंसूर के पहले प्रोग्राम में मैं गाने ही आई थी, और मैंने गाया बहुत मुश्किल। बल्कि मुझे याद है एक बहुत पुराने सहाफ़ी हमारे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अनवर इनायतुल्लाह साहब, उन्होंने डॉन में इतनी बड़ी कैप्शन लगाई, कलियां गर्ल सिंग्स राग इमन। मैं कलियां से मैं बच्चों के गाने गाती थी, तो वो मेरा ख्याल था कि मैं, लेकिन चूंकि शोएब से दोस्ती थी और भी सब थे, तो 50-50 में उन्होंने कहा ये कर लो, झाड़ू मेरे वीर जी कर लो, फिर मसम्मात मटियारे है वो कर लो, ये जो आपने देखा जमादार जा रहा है दुबई, हम ऐसे ही हंसते खेलते करते रहते थे। तो मुझे नहीं पता था कि ये एक ऐसा काम बन जाएगा जो इतना डिफरेंट होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट कॉमिक लुकिंग, मेरी शक्ल फनी नहीं थी, आई हैड टू एक्चुअली परफॉर्म। फिर अनवर साहब बहुत मेरी ज़िंदगी में आए, और अनवर साहब का जो मिजाज था वो मुझे सूट भी करता था, और मुझे अच्छा भी लगता था, शायद मतलब हम वो करते रहे बेसिकली। तो होते होते वो अंदर विट तो बहुत था,
पूरे ख़ानदान में जो मज़े की जुमलेबाजी है, जो गुफ्तगू का एक लच्छेदार बातों का एक इनहेरिटेंस में है, सभी करते हैं। मेरे ददियाल वाले सब बड़े चटोरे चटपटी बातें करने वाले हैं। So, कभी ये सोचा कि नहीं, ये मुझे एक कैटेगरी में डाला जा रहा है जहाँ पे मैं एक मज़ाहिया इंसान हूँ जो मिजाह बनाती है, और मैं एक खातून हूँ जो कि माँ भी है, जो बीवी भी है, जो एक ऐसे घर से आती है जहाँ एक इंटेलेक्चुअल वेट बहुत ज़्यादा है। मतलब बशीर साहब के घर से निकल के कोई काम करना, पहले आप वो सारा वजन ढोकर लेकर आए। इसीलिए तो पढ़े लिखे नहीं ना ज्यादा, दूर दूर भागे इल्म से। माड़ा माड़ा कहते, मैं कहती हूँ माड़ा माड़ा बीए किया और निकल गए अपने अपने घर, शादियां हो गई। तो कभी सोचती थी कि मुझे एक्चुअली ये शनाख्त खतरनाक ना हो? एक जगह ऐसी है, लेकिन शुरू से मैं सीरियस ड्रामा करती रही साथ साथ। हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक तरफ ही चली गई और वो तो वो, मगर चूंकि आप कोई रोने वाला ड्रामा बार बार नहीं देखना चाहता, सॉरी, लेकिन हंसने वाली चीज आप 100 दफा भी देखते हैं। आप लोग हंस रहे थे अभी, तो ये आप सारी उम्र देख सकते हैं, मगर मेरे रोने वाले ड्रामे आपने ज्यादा नहीं देखे। इसका इम्पैक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है हम सब पे। Right, जो कॉमिक चीज है, लाइट चीज है, आपको अच्छी लगती है। लेकिन एक जगह ऐसी आई थी जहां मुझे ये थोड़ा सा इस चीज ने बहुत बॉदर किया था। एक जमाने में एक प्ले हुआ था, आप में से बेशतर लोगों को याद होगा, कारवां के नाम से, और वो बड़ा अच्छा प्ले था, जुनेजो साहब ने लिखा था, इकबाल अंसारी उसको प्रोड्यूस करे थे, रूही बानो हमारी प्यारी आर्टिस्ट, उनका नाम लेते दिल दुखी हो जाता है, वो उसमें एक्ट कर रही थी। पर समहाउ किसी वजह से उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम थी, वो एक एपिसोड करके चली गई। अब जब वो चली गई तो पीटीवी पे तो जो काम होता था वो तो यूं हटके की तरह होता था। अखबार वालों के फोन आ रहे कि भाई आप वो चली गई तो बुशरा भाभी से करवा लें, और जुनेजो साहब ने भी कहा कि भाई ये तो गाती भी हैं और मतलब शक्ल से भी मैं थरी गरीब लग सकती थी, तो गरीब थरी चाहिए था कोई। तो उन्होंने बहुत शदीद लोगों ने कहा, टीवी के लोगों ने भी कहा कि भाई ये तो गाती भी है, ये सुक्खा बन सकती है। उसका नाम सुक्खा था कैरेक्टर का, वो रेशमा से इन्फ्लुएंस था, कुछ उनसे इंस्पायर्ड था बेसिकली। तो उस वक्त इकबाल अंसारी ने मुझे बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया। वैसे तो बीवियों को सारे रिजेक्ट ही करते हैं लेकिन उस कैरेक्टर के लिए और मेरे सामने मैंने नहीं कहा, मेरी अपनी छोटी सी जो भी ईगो बीवी की तो नहीं होती, लेकिन आर्टिस्ट की तो है। मैं देखती रही, मैं बच्चों के काम करती रही, मैं खाना पका रही थी, कानों में आवाज आ रही थी, फोन आ रहा था, नहीं नहीं भाई इनकी वो एक आदमी बात कर रहा है जो ओवरलैप हो रही, नहीं 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 इनके से वो असल में कॉमेडी कर करके इनकी आंखों में वो बात नहीं रही, वो जो इमेज बना है ना 50-50 वगैरह से, ये उसमें ये बात नहीं आएगी ना। वो अपनी प्रोफेशनल राय रखते थे, वो ठीक भी थे, क्योंकि बाद में हुमा अकबर ने किया तो वो बहुत अच्छी लगी उसमें, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा किया। खैर मैं चुप रही। इसके बाद मैंने देखा उन्होंने मुझे इसमें एक और रोल ऑफर किया जो एक मॉडर्न सी थी औरत का, मैंने वो कर लिया। मैंने कुछ नहीं बताया कि मेरे दिल के अंदर एक खंजर जा चुका है और मुझे ये कहकर रिजेक्ट किया गया है कि मैं कमर्शियल काम करती हूँ और मेरे अंदर वो डेप्थ नहीं आएगी, मेरी आंखों में वो बात नहीं है, मेरी आंखों। और मैं चूंकि स्टेज पे परफॉर्मर भी थी एंड आई वाज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ दैट, तो मुझे लगा अच्छा मैं कमर्शियल काम करती हूँ, मैं तो पैसे कमाती हूँ, तो इसका मतलब है मुझे रिजेक्ट किया गया है और मुझे मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो आई फेल्ट इट वेरी बैडली। तो मैंने वो कर तो लिया, मगर मोहम्मद निसार हुसैन साहब MNH हमारे जो ड्रामे के बाप दादा थे उस जमाने में, वो उन्होंने कभी एक जमाने में मुझे इशारा किया था कि कभी कभी लाहौर में कोई प्ले, तो मैंने कहा मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं तो आ नहीं सकती, मैं तो बड़ी घर की उसमें घर घुसनी थी बहुत। मैंने उनको खत लिखा, मैंने कहा मैं बहुत हार्ट ब्रोकन हूँ और इस तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजेक्ट किया, अब आप मुझे कोई ड्रामा देंगे तो मैं आऊँगी और मुझे प्लीज़ आप कुछ ऐसा दीजिए। ये एक दुनिया का वाक़या है जिसमें मैंने किसी से ये काम कहा, वरना मुझे बचपन के बाद अब तक किसी को काम कहना नहीं पड़ा। वो बड़े थे मुझसे वैसे भी, तो मुझे लगा कि मैं इतनी अपसेट हो गई कि मैंने उनको लिख दिया और मैंने सबसे कह दिया कि अब मैं कॉमेडी नहीं करूंगी, बस बुरी तरह। मैंने कहा मुझे नहीं करनी। फिर मैंने सोचा मोहम्मद अली साहब को, जिस तरह आप लोग हमारे बहुत प्यारे मोहम्मद अली ज़ेबा, संतोष कुमार, ये लोग सीरियस उसमें, लेकिन आपने रंगीला साहब और मुनव्वर ज़रीफ को एंजॉय तो करते हैं, बट वो स्टेचर जो उनका है ना सीरियस लोगों का, वो कॉमेडियन का नहीं है हमारे मुल्क में, अफसोस की बात है। तो मैंने सोचा ओके मैं कॉमेडी कर रही थी तो ये हो रहा था मेरे साथ, इसका मतलब अब मैं कॉमेडी नहीं करूंगी। तो जब शो टाइम हो रहा था ये जिसमें मैंने मिमिक्रीज की, तो मैंने कह दिया नहीं सॉरी। अनवर साहब ने कहा, मैंने कहा नहीं मैं होस्ट करूंगी वरना मैं नहीं करूंगी। खैर एक चीज ऐसी हुई कि ये इन्होंने मुझसे, हमारे एक प्रोड्यूसर भी थे कैसर फारूक, उन दोनों ने मुझे कहा अच्छा तुम करके देखो सलमा आगा का, तुम तो बड़े अच्छी उस दिन बातें करी थी उसकी, तो अगर अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं चलाएंगे। वो मैंने खैर किया, लेकिन वो 5 चीजें ऐसी हो गई कि जो अब तक लोगों को अच्छी लगती है। वो एक जगह थी जहां मुझे लगा कि मुझे कॉमेडी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे इस मुल्क में कॉमेडियन को लोग ऐसे लाइट लेते हो, अच्छा ये हंसा रहा है, चलो जो रो रहा है वो कहते हैं हाय वो बड़ा अच्छा है तो बहरहाल वो थोड़ा सा एक टाइम था। आफ्टर दैट मैंने किया, ये साइमा चौधरी भी किया, बहुत कुछ किया और भी। सो ऐसी जगह आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और क्या बुशरा अंसारी को कोई पॉइंट किसी को प्रूव करना था जो कॉन्स्टेंटली बुशरा ने अपने आप को रीइन्वेंट भी किया?
कॉमेडी की तो वो भी उस पॉइंट पे ले जाके की कि जहाँ एक आइकन है आप, मतलब फॉलो करने के लिए, अगर किसी को कॉमेडी करनी है इस मुल्क में तो उनको बुशरा अंसारी को तो पहले सबसे पहले पढ़ना है। जब सीरियस एक्टिंग की उसमें भी आपने अपनी परफेक्शन को नहीं छोड़ा, लिखने लगी तो वो टॉपिक्स उठाए जिन पे आमतौर पे बात नहीं होती थी। गाना तो फिर अब पक्के राग में गाना है। Is there a point that you need to prove to yourself or to someone? I think there's a constant fight going inside me or anyone who wants to do something incredible or maybe different. हाँ, different होने का शौक, चौंकाने का मजा है। वो लोगों को चौंकाने का मजा जो आता है, मेरे अलावा भी बहुत से लोग हैं जो करते हैं, जैसे मोइन अख्तर मेरा बहुत ही डार्लिंग दोस्त अल्लाह के पास है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसके छाबे में अगर 70 चीज़ें थी, मेरे पास शायद 25 थी। अपनी अपनी कैपेसिटी है और अपनी अपनी लिमिट है, लेकिन हर काम में ये होता था कि अच्छा अब ये तो कर लिया, अब ये जो है ये फुस ना हो जाए कहीं। लिखने का भी ख्याल आया तो ऐसा टॉपिक था कि अच्छा पहले सोचा किसी से लिखवाएं, फिर सोचा नहीं कोई बड़ा राइटर क्यों लिखेगा मेरी कहानी, चलो खुद ही कोशिश करते हैं। वो नेचुरल फ्लो बना। छोटी सी इनहेरिटेंस भी मैं क्लेम कर सकती हूँ, हालांकि अब्बा के टाइप की तो मैं राइटर नहीं हूँ, नीलम बाजी लिखती हैं या अब्बा लिखते हैं। तो फिर गाया तो फिर ये भी था कि ये ना कोई कह दे कि है इसको गाना तो आता नहीं, क्या है, आता तो नहीं वैसे, लेकिन कोशिश होती है कि जो जितना मैक्सिमम मेरी कैपेसिटी है बगैर सीखे हुए, वो उसका मज़ा आता है, वो चैलेंज बन जाता है। और गा के अगर आती हूँ, कभी कभी गाती हूँ तो मतलब रिकॉर्डिंग 2 साल में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा करती हूँ, फिर 3 दफ़ा जाती हूँ। अरशद महमूद के साथ ज़्यादा किया है, ये तो शालम ने किया था, राग देश की बंदिश थी। तो फिर मैं अगले दिन जाती हूँ कि ये जगह ठीक नहीं है, रात भर नींद नहीं आती, वो जगह अच्छी नहीं ली, उसमें मज़ा नहीं था, फिर वो थोड़ा सा घटा हुआ था। पता भी तो है ना इन चीज़ों का, पता ज़्यादा है, असल में मसला ये है नॉलेज इज द आता नहीं है इतना जितना पता चल गया, इसीलिए तो डर के मारे कम गाती हूँ। जिनको पता नहीं वो कितना गा रहे हैं, देखा कितने पैसे कमा रहे हैं। तो तभी तो जब मैं पाकिस्तान आइडल में जजमेंट में थी तो अब मैं कहना नहीं चाहती अपने मुंह से, मुझे अच्छा लगता है, लोगों को कहना चाहिए, अपने आप के बारे में खुद नहीं कहना चाहिए। मेरे साथ जो दोनों मेरे प्यारे दोस्त बैठे थे, हदीका और अली अजमत, वो कहता आपको कैसे पता ये राग भोपाली है? आपको कैसे पता ये राग मन है? आपको कैसे पता ये तबले मिला हुआ नहीं है, तबला उसके साथ जो भी गा रहा है, मैं का उतरा हुआ है, ये वाला लेफ्ट वाला जो चढ़ा हुआ है उतरा, वो क्योंकि हमारे अब्बा के घर में ये म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा था ना, और फिर मैंने ज़ाहिर है गाया भी, तो इतना तो समझना ही चाहिए। तो वो म्यूजिक का मज़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। एक और चीज़ जो आपके काम को जब हम देखते हैं, चाहे वो 80s के ड्रामे हैं या हम बिल्की स्कोर की बात करते हैं या इवन बारात सीरीज की बात करते हैं, वहां पे आप एक और जो पॉपुलर नोशन है कि अब अच्छा काम नहीं होता और अब मेहनत नहीं होती, एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट, आपके काम में एक हमें कांस्टेंट वो बैलेंस कैसे नजर आता है? एक्चुअली मैं अब तो नहीं क्लेम कर सकती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट्स आए, आपके पास भी आते हैं, जिनको कि सिर्फ कचरे में फेंक सकते थे हम, सॉरी टू से, और मैंने उसमें से 2 में काम भी कर लिया। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि हम सब फैमिली हैं, सब चैनल्स भी हमारे दोस्त हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी हमारे दोस्त हैं, वो कहीं मना लेते हैं, कोई प्यार से समझा लेते हैं, अरे नहीं नहीं अच्छा हो जाएगा, देखना यूँ बन जाएगा, इसको बना लेंगे, ये एक टिपिकल बात है। लेकिन मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है कि बहुत सारी अच्छी कहानियाँ, हम एक माइंड सेट को जिसको हम एक्चुअली एड्रेस कर रहे हैं अब मोस्टली 80%, वो हम माइंड सेट को ठीक एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ चले गए हैं उनके लेवल पे, जितना उनका दिमाग है कि 4 बेटियां हो गई या बेटा होना चाहिए इस दफ़ा, भाई ये तो बात नहीं, मैं तो तलाक दिलवा दूंगी। प्लीज़ उनको अपग्रेड करें, हम उनको एटलीस्ट अपग्रेड करें, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, ये चीज़ें ख़त्म होगी। फिर मैं वो बात नहीं करना चाहती कि डाइजेस्ट वालों ने ये किया, नहीं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी राइटर्स भी आई हैं, फ़ायज़ा बहुत अच्छा लिखती हैं, उमेरा ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, आपने भी किया है, सेंसिबिलिटी बहुत सी जगहों पे, समीरा ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं देखती हूँ कि जो स्क्रिप्ट अभी भी 2 मेरे घर में थद्दे पड़े हैं, और मैं कह रही हूँ कि हैं, उसमें से किसी का नाम कुछ है, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मैं वो करूँगी नहीं, लेकिन कभी कभी मैं फंस जाती हूँ। तो मैंने 2 ऐसे प्रोजेक्ट किए जो मैंने अपना हाथ चबाया कि ये मैंने क्यों किए, पर करे क्या, क्वालिटी का काम बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता और होता भी नहीं है कभी ज़िंदगी में, हर काम मास्टरपीस नहीं हो सकता। But Busha, that's what I'm saying. When we look at your body of work, आपके काम में somehow क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मुझे नजर नहीं आता। मतलब बिल्किस कौर आज ही के दौर में बना है, और जब बाहर की लोकेशन पे जाके ड्रामा बनता है, हम सबको पता है कि वो किस स्पीड में बन रहा होता है, तेज तेज आपको दिन के बहुत से सीन्स करने होते हैं।
वहां पे आप क्या करती हैं? आपका प्रोसेस बहुत इंटरनल है जिसमें आप ये मेक श्योर करती हैं कि मैं कम से कम अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा होता है बिल्कुल। जब मैं उसमें आ गई हूँ जब, और मुझे ये बड़ा चैलेंजिंग लगा, वो पंजाबी भी मेरी नहीं है जो मैंने उसमें बोलने की कोशिश की है। हमारे साथ अदनान अहमद हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन वो बहुत गोरा बच्चा है, मतलब गोरे से मुराद बाल बाहर ही पला बड़ा है। उसको बहुत अच्छी कास्टिंग मिली और टेक्निकली ही वॉज वेरी साउंड, लेकिन ये लिंगो, ये एटमोसफियर, ये बॉडी लैंग्वेज, ये मैनरिज्म उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आया था और वो चला भी गया बाहर। वो 3 प्रोजेक्ट करके, बिल्किस कौर, मेरा नसीब और एक और उसने किया था कोई, मेरा ही लिखा हुआ था, मेरे दर्द को जो जुबान मिले, लेकिन उसको नहीं पता कि ये औरतें कौन है, ये क्या बातें करती। तो मुझे ये था कि हाय हाय बेटे तुम मुझे बाहर लेके आओ, तो सिखों के साथ मुझे बिठा तो दो, मुझे अंदर ही अंदर शूट कर रहे हो। वहाँ पता नहीं सर्दी पड़ी थी कि वो फलाने गुरुद्वारे का इजाजत नहीं मिली, छोटे, मैं कहा मुझे छोटे गुरुद्वारे में ले जाओ, मैं वहाँ माथा टेक लूँ, आप मुझे बाहर लेकर आए हो। तो मैं जबरदस्ती कोट पहन के सौदे की टोकरी पकड़ के बस में चढ़ गई कि बस का उतरना चढ़ना, ग्रोसरी मेरा लाना, वो बिल्किस कौर सौदे ला रही है, वो क्योंकि थोड़ी बहुत राइटर तो हूँ ना, तो मुझे था लिखा तो फैजा ने था, वो तो बेचारी यहाँ बैठी हुई है ना, तो अगर डायरेक्टर उसको लपेट के आ जाएगा किसी भी वजह से, मतलब मजबूरन नहीं, तो वो जहाँ आप होते तो आप कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ डाल लें। और फिर वहाँ ये भी होता है कि जहाँ कभी आपके सामने बहुत बुरे डायलॉग आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ मैं ये नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं सॉरी, मुझे ये ठीक करना है। अगर किसी ने ये लिखा हुआ है कि क्या तुम मतलब तुम्हारे यहाँ बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ऐसी बातें लिखी होती हैं कभी कभी, हाँ मतलब बड़ी मुझे बुरी लगती है, क्या बात है अब क्या तुम अपने मियाँ से बात नहीं कर रही हो आजकल, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि बड़ी मेरी आरजू है कि अल्लाह तुम्हारी गोद हरी करे, उसके लफ्ज़ बदल, तो थोड़ा सा मैं डायरेक्टर की इजाज़त से कर लेती हूँ। लेकिन वो मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं चलो 1-2 साल में एक चीज़ लिखती हूँ, कोई ऐसी कोई मार का तुलारा नहीं होती। अभी पाकीज़ा मैंने लिखा था, इट वॉज एक राइटर की कहानी थी, एक प्रोफेशनल औरत की कहानी थी उसके अंदर, बल्कि मैं अभी सोचती थी कि बात हो तो आमतौर पे ख़वातीन को देखा कि उनके हस्बैंड कहीं और मसरूफ़ होते हैं किसी खातून के साथ, या उनकी दूसरी शादी होती है, तो ख़वातीन कभी कभी रोने पहुंच जाती है कि देखो मेरा घर मत तोड़ो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मियाँ को छोड़ दो, समथिंग लाइक दैट। ये हमने बहुत से ड्रामों में देखा है, ये एक फिल्मों में भी देखा है। किसी मर्द को किसी मर्द से बात करते हुए नहीं देखा, सिवाय फैज साहब ने रकीब से बात की थी, तो वो छोटी सी बात मेरे जहन में थी। और जब सारे क्लाइमैक्स से बात, पता नहीं आप में से किसी ने देखा या नहीं देखा, मेरा लास्ट सीन मेरा हासिल है उस पूरे प्ले का, कि वो जब पाकीज़ा मर जाती है तो उसके सेकंड हस्बैंड से उसका फर्स्ट हस्बैंड जो बात करने जाता है ना, वो पूरा एक मुकालमा, और मुझे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं जान दे दूंगी, मैं भाग के गई सुल्ताना के पास, मैंने कहा मैं ये सीन काटने नहीं दूंगी, ये कॉन्वर्सेशन मुझे चाहिए है फर्स्ट हस्बैंड की सेकंड हस्बैंड से, कि मैंने ये सब क्यों किया था और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं ये सब कर सका, मैं अपनी शोवनिज्म को एंजॉय कर सका, मैं उसको पंचिंग बैग की तरह मार सका, मैं जख्म देता था तो तुम मरहम रखते थे। मतलब अब ये बहुत बारीक सी बात है, शायद बहुत से लोगों को समझ आए ना आए, लेकिन जिनको आई उनको बहुत आई। और वो फिर कहता है कि तुम पागल हो, तुम तो मतलब सिख हो। वो कहते नहीं मुझे, मैं इतना शर्मिंदा नहीं हूँ जितना मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली शादीशुदा दूसरे आदमी से थी, मगर उसको यहाँ रहना पड़ता था, बेटी की शादी नहीं हुई थी, तो दिन को वो उसके घर में रहती थी, रात को यहाँ रहती थी फर्स्ट हस्बैंड के साथ, और दिन को वो सेकंड हस्बैंड के साथ। तो वो एक ऐसा मुकालमा था जो मुझे लगा कि शायद थोड़ी सी नई बात है, कि कोई मर्द किसी दूसरे मर्द से ये बात कहने नहीं जाता अपनी बीवी के लिए जनरली। अच्छा, बिफोर I open the question and answer session to the house, one last thing, what is that one thing जो आपको लगता है कि अच्छा सब कुछ मैंने ट्राई किया और सब कुछ मैंने बहुत जज्बे से और बहुत नियत से अच्छा किया, what is that one thing which you still want to do? I think मुझे अपनी राइटिंग स्किल पे ज़्यादा काम करना है, और मुझे स्पीड पे नहीं कर सकती क्योंकि मैं और भी साथ काम करती, लेकिन मैं अपनी किताब लिखना चाहती हूँ अबाउट माई जर्नी। मोस्ट पीपल आस्क, आपकी बहन ने तो भी किताब लिखी, हाँ, जिसमें आप सबके ऊपर, हाँ वो तो नीलम बाजी तो लिखती रहती है, 4 चांद जो एक किताब है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, डिफरेंट हमारे ऊपर उनके खाके हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा, और अब मैंने सोचा कि इसको कर ही लूँ, कि इवन हमारी समीना अहमद भी कहती, कि उज़मा गिलानी भी कहती, हम सबका सफ़र है, किसी का 40 साल का, किसी का 45 साल का, बट एवरीबडी कांट राइट, सो दे सेड कि तुम लिख सकती हो बचपन से लेके मतलब मैं अब तक इस उम्र तक। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा एक किताब अपनी अब शुरू करूँ और लिखूँ आहिस्ता आहिस्ता, सो होपफुली वो एक और अनयूजुअल बात, जब भी मैंने आपसे बात की, आप सिर्फ अपनी बात नहीं करती, आप कलेक्टिवली बहुत और ख़वातीन को उसमें शामिल करके एक कलेक्टिव बात करना चाहती हैं, जिसमें उज़मा है, मरीना तक, आप समीना अहमद, सबा। व्हाट डू यू थिंक के खुसूसन
let's say actresses, because being an actor is a very prestigious profession in the rest of the world. हमारे यहाँ शायद उतना सीरियसली नहीं लिया जाता. तो एक actresses collectively आप क्या समझती हैं? उनकी जिंदगी कोई एक खुसूसन किसी एक चैलेंज से गुजरती है या उसकी कोई अचीवमेंट है जो सबकी कलेक्टिव है? देखिए, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ औरतों को मल्टीटास्किंग, चाहे वो घर में भी हों, बहुत सारे और महाज होते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक खवातीन का मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी और मैं करती भी हूँ. मतलब सबा हमीद है, रुबीना अशरफ है, मैं हूँ, समीना अहमद हैं, समीना पीरज़ादा हैं, मरीना है, बदर खलील, सकीना समो है. ये सब हम खवातीन मिडिल क्लास की हैं और हम ने शादीशुदा ज़िंदगियों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों को ब्रॉटअप करने के साथ अपने अपने काम का सफ़र भी जारी रखने की कोशिश की है. पॉपुलैरिटी का लेवल किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घरों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलियों को टाइम देते देते अपने काम को भी कहीं ना कहीं टाइम दे सके. सो ये इनक्रेडिबल बात है. मेरी दोस्तों के लिए मैं बड़ी खुश होती हूँ. तो मैं ये कहती हूँ कि हम लोग सर्वाइवर्स नहीं हैं, हम फाइटर्स हैं और फिर सर्वाइवर्स हैं. हम चूँकि बिटवीन द टू एराज हम कंपैरिजन में रहते हैं, तो हमें पता कि वो काम ऐसा था और उससे पहले का काम और डेप्थ वाला था. आपको पता नहीं रेडियो पे कितने बड़े बड़े दानिश्वर और अदीब लोग ड्रामा लिखते थे, रेडियो का ड्रामा, फिर वहाँ से टीवी पे आया और फिर कंटेंट की कितनी अहमियत थी जो अब नहीं है. फिर मैं वही कहूँगी, आमियाना लिखने वाले जो हैं वो डोमिनेट कर गए हैं, उसी तरह जैसे कि शोर मचा के गाने वाले डोमिनेट कर गए थे. अब कोक स्टूडियो के अलावा मैं कह रही हूँ, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम. सो ज़माने बदलते हैं तो ये चीज़ें होती हैं. अब हम उसमें से पिक कर सकते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है. और फिर वही बात, मैं सबको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना चाहती हूँ. हमारे बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे भी सामने आए हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है. जहाँ बहुत सारा शैलो काम हो रहा है, वहाँ कहीं कहीं अच्छा काम भी हो रहा है. आपने उडारी देखा था ना अभी कुछ दिन पहले, तो वो अच्छा काम, लेकिन रोज़ रोज़ उडारी नहीं बन सकता. ये अगर आप डॉली की बरातें फनी चीज़ आपको अच्छी लगी थी, तो ये रोज़ रोज़ नहीं बन सकता. तो कभी कभी अच्छी चीज़ भी हो जाती है, लेकिन अफसोस है कि हमारा कंटेंट बहुत शैलो हो गया है, मजीद हुए जा रहा है. आने वाले दिनों के सफीरों